हेलो एवरीवन। 3B का पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहली तीन टेबल्स किस तरीके से जो है वो फिलअप करनी है, 3.1, 3.1.1, 3.2। आज हम देखेंगे टेबल नंबर 4 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलिजिबल आईटीसी। ठीक है जी। इलिजिबल आईटीसी यानी कि कितना आईटीसी आपको अपनी परचेज ऑफ गुड्स पे, परचेज ऑफ सर्विसेज पे क्लेम करना है, वो यहाँ पे मेरे पास आएगा। इलिजिबल आईटीसी में देखिए ऑटो पॉपुलेट हो गए, यहाँ भी कुछ एक चीजें आ जाएंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको बताती हूँ इसमें लेना क्या क्या है और इसके अंदर 2B का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी। जब हम एलिजिबल आईटीसी एंटर करते हैं, टेबल नंबर 4 को एंटर करते हैं, तो इस टाइम पे जो 2B है, 2B को भी आपने कंसीडर करना है। किस तरीके से आप 2B को कंसीडर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। अगर देखिए आप ये पार्ट 2 देख रहे हैं, इसका मतलब पार्ट 1 में कुछ ना कुछ बेनिफिशियल आपको जरूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आए। देखिए सबसे पहले हम आते हैं इस टेबल नंबर 4 के पार्ट ए पे। पार्ट ए में क्या कह रहा है, आईटीसी अवेलेबल। कितना आईटीसी आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहला क्या दे रखा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जितनी भी गुड्स आपने इंपोर्ट की, ठीक है, किसी भी बाहर की कंट्री से आपने गुड्स इंपोर्ट की है, उसके ऊपर जो भी आईटीसी होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे सिर्फ आईजीएसटी का कॉलम जो है वो आपको दिखेगा। ये कॉलम हाईलाइटेड नहीं है यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी के, रीजन बीइंग कि सीजीएसटी और एसजीएसटी तो इंपोर्ट के ऊपर लग ही नहीं सकता ना, वो तो आउट ऑफ कंट्री से हमारे पास गुड्स या सर्विसेज आ रही है। तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एंटर कर देंगे, बट बशर्ते आपके पास प्रॉपर बिल्स होने चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, अब हमारे पास जैसे आपको पता है नोटिफिकेशन आई थी कि जितना आईटीसी 2B में है आप उतना ही आईटीसी क्लेम करें, उससे ज्यादा का क्लेम ना करें। और 2B का आईटीसी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। अब आप कहोगे कि मैम ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है तो फिर हमें यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ एडिशन करनी ही क्यों है। वो इसलिए करनी है, जैसे रिवर्स चार्ज का जो आईटीसी है वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होता, वो आपको डालना पड़ेगा। पार्ट बी और पार्ट डी, इन दोनों के अंदर कुछ भी ऑटो पॉपुलेट नहीं होता। ये रिपोर्टिंग टेबल्स है, पार्ट बी भी आपको डालना पड़ेगा, पार्ट डी भी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा मैं अभी आपको बताऊंगी। आगे देखिए, इनवर्ड सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज किस किस सप्लाई के ऊपर लगा है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था पार्ट 1 में, आपने अगर एग्जांपल देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी जीटीए है, ठीक है, जीटीए ने यहाँ पे 1 लाख की सप्लाई दिखाई, आपने रिवर्स चार्ज में इस 1 लाख के ऊपर देखिए टैक्स पे कर दिया। रिवर्स चार्ज में इस 1 लाख के ऊपर टैक्स पे कर दिया, 2500 ये टैक्स पे कर दिया। तो ये जो टैक्स पे किया है इसको भी तो आप क्लेम करेंगे। आपने थर्ड जो टेबल थी, फर्स्ट वाली टेबल 3.1 टेबल, उसके इस डी पार्ट के अंदर आपने टैक्स पे कर दिया 2500। तो क्या ये 2500 क्लेम नहीं करेंगे हम? हाँ, हम ये बिल्कुल क्लेम करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपनी आईटीसी वाली टेबल पे। आईटीसी वाली टेबल पे जब आप आओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है जितनी भी इनवर्ट सप्लाईज के ऊपर आपने रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे किया है वो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। लेकिन ये जो 1 और 2 है ये वाले यहाँ पे एंटर नहीं करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 लाख का एग्जांपल लिया था, 1 लाख के ऊपर, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, मैं सीजीएसटी एसजीएसटी लिखूंगी इस केस में। 2500 हम यहाँ पे जो इनका टैक्स है वो लिख देंगे, इसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हमें क्लेम करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी। ठीक है, आईएसडी मेरे पास क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, जनरली यूज होने वाली टर्म नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। इफ यू आर अकाउंटेंट और यू आर एनी प्रैक्टिशनर, यू आर, आप किसी भी तरीके के प्रैक्टिशनर हैं तो आपको पता होना चाहिए आईएसडी क्या है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपके सामने अराइज हो सकता है। यह है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब कई बार क्या होता है, कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं।
PQRSU, ठीक है, टीवी बना देते हैं इसमें। तो इस कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस है। होता क्या है, जो ऑर्डर है, ऑर्डर कौन प्लेस करती है, डायरेक्टली कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है। ऑर्डर वाज प्लेस्ड बाय ऑलवेज दिस कंपनी हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ऑलवेज यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता है। तो जितनी भी बिलिंग आती है, जितने भी बिल्स बनते हैं, वो किसके नाम पे बनते हैं, डायरेक्ट कंपनी के हेड ऑफिस के नाम पे बन जाते हैं। तो इन लोगों को किसी को भी कोई आईटीसी नहीं मिल पाता। अब यहाँ पे इसके नाम पे बिल बने और इसने क्या किया, माल इसको 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 सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसने सभी बिल्स अपने नाम पे बनवाए, अपने आप से ऑर्डर किया और सारे का सारा माल इन लोगों के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनके पास डायरेक्टली परचेज उस कंपनी से पहुंच गई। लेकिन जो आईटीसी था, आईटीसी सारा इसी कंपनी के पास पड़ा हुआ। आईटीसी ये कंपनी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, या हम कह सकते हैं कि सर्विसेज है। तो किसी भी तरीके से ये जो माल है, इसका आईटीसी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ साफ दोबारा से बना देती हूँ। क्या था, यहाँ पे कंपनी थी, कंपनी ने किस किस को माल दिया, PQRSTU, इन सबको कंपनी ने इनके बिहाफ पे अपने नाम पे क्या करवा ली, बिलिंग करवा ली। अब यहाँ पे जो इनका एक पर्सन जो है, जो परचेज ले रहा है, उसको हम आईएसडी बोल रहे हैं। जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ले रहा है उसको हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन सभी के बीच में उस इनपुट को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और हो सकता है यहाँ गुड्स ना हो, लेकिन कई बार कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, कई बार कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली हम इनके किसी भी एक नाम पे प्रॉपर बिलिंग नहीं ले सकते, वो हेड ऑफिस के नाम पे ही रह जाती है या किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के नाम पे रह जाती है। तो जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, वो क्या करेगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इन सभी को आईटीसी ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको अभी अभी कॉलम बताया, उस कॉलम के अंदर क्या आएगा, इस कॉलम के अंदर वो वाला आईटीसी आएगा जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने इनको इनवर्ट सप्लाई पे दिया है। आपने ये यहाँ पे एंटर कर देना है। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है आप सभी को? ठीक है, नाउ जितने भी ऑल अदर आईटीसी बच गए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रिवर्स चार्ज और आईएसडी के अलावा जो नॉर्मल परचेज वगैरह से रिलेटेड है, वो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। और अब इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा। अब इसमें क्या चेक करना पड़ेगा, अपडेट नहीं होते तो आपने अल्टर करना है, लेकिन जितने भी अदर आईटीसी है वो यहाँ पे आपके लिखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपडेट करते टाइम किस बात का ध्यान रखना है आपको, देखिए मैं आपको अभी समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको जीएसटी पोर्टल पे लेके आती हूँ। ये जीएसटी पोर्टल पे हम आ गए। यहाँ पे हम आएंगे 2B पे। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे 2B पे। अब आप कहोगे मैम 3B करते करते आप 2B पे क्यों लाए? देखिए मैं इसको इन डेप्थ भी आपका लेके चलूंगी ये वाला टॉपिक, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कवर करना जरूरी है। जरूरी क्यों है? देखिए हम 2B के अंदर क्या देखेंगे कि 2B के अंदर जितने भी हमारे पास आईटीसी आए हैं, जितने भी हमारे पास आईटीसी आए हैं, क्या वो आईटीसी लेने के लिए हम एलिजिबल हैं? क्या हम उन आईटीसी को अवेल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए यहाँ पे सभी के सभी आईटीसी आए हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन से आए हैं, यहाँ आईएसडी के आए होंगे, यहाँ रिवर्स चार्ज के, ठीक है, जितने भी इनवर्ट सप्लाईज है रिवर्स चार्ज की, यहाँ पे उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा वो भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर खुद से ही आपने पे किया है डाल के, तो वहां पे आपको क्लेम भी करना पड़ेगा। अदर्स जितने भी आईटीसी हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की वजह से जो भी चेंजेस होंगे वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे आईटीसी भी होंगे जो आप ये देखेंगे कि आपके है ही नहीं, बाय चांस कोई ऐसा बिल अपडेट होकर के आ गया जो आपका था ही नहीं। जैसे मैं इस पे टिक करूंगी तो सारे B2B बिल मेरे पास आ जाएंगे। इस पे हम टिक करते हैं। ठीक है, ये सप्लायर के नाम हमने यहाँ से हटा दिए। जितने भी बिल्स हमारे पास आए हैं, ठीक है, जितने भी बिल्स हमारे पास आए हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि ये वाला बिल मेरा नहीं है, ये गलती से मेरे यहाँ पे क्या हो गया, अपडेट हो गया, ये बिल मेरा नहीं है, या इस बिल की अमाउंट गलत है, कुछ भी ऐसा है, अमाउंट गलत है, तो उसके लिए तो हम क्रेडिट नोट की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर ये बिल मेरा नहीं है तो आप क्या करेंगे, 2B
के अंदर ये जो आईटीसी टोटल का टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका 3B में। जितना भी आईटीसी आपका आ रहा है 3B में, तो आपका ये देखिए जो टोटल है ये टोटल आपका वहां रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अब इसमें से मैं क्या करूंगी, वो आईटीसी जो मेरा नहीं है या कोई ऐसा आईटीसी जो मैं इनएलिजिबल हूं लेने के लिए, वो यहां से मैं लेस कर दूंगी, यहां से मैं हटा दूंगी। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यानी 2B का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। जब भी आप आईटीसी को क्लेम करेंगे, आप लोगों ने 2B के अंदर चेक कर लेना है कौन सा आईटीसी आपका है और कौन सा आईटीसी आपसे रिलेटेड नहीं है। अब देखिए मैं एलिजिबल आईटीसी पे आ जाऊंगी। यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी में सिर्फ वही आईटीसी आपने लेनी है जो आपके हो, अदरवाइज उसको यहां से आप हटा देंगे। ठीक है, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, रिवर्सल के लिए आप यहाँ भी अमाउंट डाल सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए जो भी आईटीसी आपको रिवर्स करना है। लेकिन रिवर्स करते टाइम आपने ध्यान से रिवर्स करना है। कौन सा आईटीसी आप रिवर्स कर रहे हो, देखिए जो अगर आपका बिल नहीं है उसको तो आप यहीं से हटाइए, ठीक है। लेकिन जो बिल आपका है और आप इनएलिजिबल है लेने के लिए, वो आपने यहां से माइनस करने हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताऊं, ये 64,691 आपका सीजीएसटी था। 64,691 10,000 का सीजीएसटी, 10,000 का आईजीएसटी का ऐसा बिल आया जो आपका है ही नहीं। वो बिल जो आपका है ही नहीं, उसे तो पहले ही माइनस कर दो। ठीक है, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हम अपनी कौन सी टेबल में दिखाएंगे, ये अमाउंट हम अपनी इस टेबल में दिखा देंगे। मेरी बात समझ में आई? अब हमारे पास कोई ऐसा बिल है जिसका आईटीसी में लेने के लिए इन एलिजिबल हूं, वो आईटीसी लेने के लिए मैं क्या हूं, इन एलिजिबल हूं, या वो क्रेडिट जो है वो ब्लॉक्ड क्रेडिट के अंदर आता है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ठीक है, यानी वो क्रेडिट मैं ले ही नहीं सकती, ना अब ना फ्यूचर में। तो वो जो क्रेडिट है वो आपको कहां दिखाना है, वो आपने पार्ट बी में दिखाना है। इसमें आपको सारा लिखा भी हुआ है, सारी डिटेल भी दी हुई है। देखिए, कोई भी ऐसा क्रेडिट जो कि रूल 38, 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स के हिसाब से आप क्लेम नहीं कर सकते, या फिर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आपको अलाउड नहीं है। ये 3 रूल आपने ध्यान रखने हैं, 38, 42, 43। ठीक है, और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, इसमें ब्लॉक्ड क्रेडिट की वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कौन कौन से क्रेडिट आते हैं आप देख सकते हैं, और इन रूल्स की भी मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप लोग यहाँ पे डिटेल में देख पाएंगे कि इनके अंदर कौन कौन से आईटीसी आते हैं। ठीक है जी, तो ये जो आईटीसी है जिनको आप ले ही नहीं सकते, वो आप यहां लिख देंगे। और ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर भी आप इन आईटीसी को कभी क्लेम नहीं कर पाएंगे, इन फ्यूचर भी नहीं ले पाओगे आप इन आईटीसी को। ठीक है, नेक्स्ट अदर्स में आपके पास कौन से आईटीसी आ जाएंगे, वो आईटीसी जो फिलहाल अभी तो मैं रिवर्स कर रही हूँ लेकिन फ्यूचर में मैं ले सकती हूँ। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कौन से आईटीसी जो है जिन्हें हम अभी तो रिवर्स कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर में हम लोग ले लेंगे। देखिए, जैसे आपका कोई भी स्टॉक है, आपका 20,000 का कोई आईटीसी है, ठीक है, 20,000 का कोई आईटीसी है आपका, 10,000 सीजीएसटी, 10,000 एसजीएसटी। वो जो स्टॉक है, उस स्टॉक का बिल आपके पास आ चुका है, लेकिन स्टॉक अभी तक आपके पास नहीं आया, वो स्टॉक इन ट्रेड है। वो स्टॉक क्या है, अभी ट्रांजिट में है, स्टॉक इन ट्रांजिट है, अभी रास्ते में है वो स्टॉक। तो आपके पास स्टॉक का होना भी जरूरी है। आप अभी एलिजिबल नहीं हुए उस आईटीसी को लेने के लिए, लेकिन इन फ्यूचर जब वो स्टॉक आपके पास पहुंचेगा देन आप एलिजिबल हो जाएंगे आईटीसी को लेने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा आईटीसी है जिसके लिए फिलहाल आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर में आप एलिजिबल हो जाएंगे, फ्यूचर में आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई आईटीसी है तो वो आईटीसी आपने यहाँ अदर्स में डाल देना है। अब आप कहोगे कि मैम फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ अगर हम उस आईटीसी को दोबारा क्लेम करना चाहें तो कैसे करेंगे, वो क्लेम हो जाएगा इस टेबल में। देखिए डी की पार्ट 1 की टेबल में, D1 में ITC reclaimed which was reversed under table 4B2 in earlier tax period। यानी यहाँ पे अगर आपने उस ITC को एक बार रिवर्स कर दिया तो नेक्स्ट मंथ में जब स्टॉक आ जाएगा इस टेबल में आप उसको वापस से जो है वो क्लेम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आईटीसी आएगा, जो
प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से आपका इनएलिजिबल हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से कैसे इनएलिजिबल हो जाएगा? जैसे कोई भी आपने होटल की सर्विसेज ली या ऐसी सर्विसेज ली, एक सेकेंड, आपने कोई भी सर्विसेज ली डाली में, ठीक है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या था? प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसका दिल्ली का था, तो सीजीएसटी एसजीएसटी जो यहाँ पे लगा वो दिल्ली का लगा। ये किसका लगेगा जी? दिल्ली का। लेकिन आपकी फर्म कहाँ है? हरियाणा की। तो हरियाणा में आप ये वाला सीजीएसटी और ये वाला एसजीएसटी जो है ये क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपका पीओएस हरियाणा में होना चाहिए ना, या तो आपके पास आईजीएसटी का बिल आता, दिल्ली वाली पार्टी या तो आपको आईजीएसटी का बिल देती तभी आप क्लेम कर पाते। लेकिन दिल्ली वाली पार्टी ने क्या किया? आईजीएसटी का बिल नहीं दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली का ही था, तो आपको बिल किसका दे दिया? सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। जैसे आपने कोई भी अपनी कंपनी का सेमिनार करवाया, वहां पे उनका होटल जो है वो आपने होटल का कोई भी एक रेंट या हॉल जो था वो आपने रेंट पे लिया, तो उन्होंने जो बिल दिया वो आपको वहीं का दे दिया, दिल्ली का दे दिया, तो आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्लेम तभी होगा जब आपका पीओएस जो है सेम आपके स्टेट का होगा, हरियाणा का होगा, वहां के स्टेट का सीजीएसटी एसजीएसटी का बिल आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो इनएलिजिबल आ जाएंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वैल्यूज कम नहीं होंगी, ये सिर्फ रिपोर्टिंग टेबल है कि हमने कौन सा पहले वाला आईटीसी अब यहाँ पे क्लेम कर लिया और कौन सा हम प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से रिस्ट्रिक्टेड हो गया, हम क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो ये टेबल बी का पार्ट 1 है, रो 1 है, इसमें जो भी आप इनएलिजिबल आईटीसी लिखेंगे इन फ्यूचर कभी भी आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेकंड वाली टेबल का आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान से अपने आईटीसी की जो टेबल है वो फिलअप करनी है। नेक्स्ट हम जाएंगे एग्जम्प्ट नील और नॉन जीएसटी वाली सप्लाई पे। जो ये एग्जम्प्ट नील और नॉन जीएसटी वाली सप्लाई है, इसमें देखिए अगर कोई भी इनवर्ड सप्लाई आपकी आती है, चाहे वो एग्जम्प्ट हो, नील हो या नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई हो, वो आपको यहाँ पे बतानी है। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम एग्जम्प्ट या नील रेटेड से आती है तो इंटर यहाँ दिखाएंगे, इंट्रा यहाँ दिखाएंगे। नॉन जीएसटी है तो इंटर यहाँ दिखाएंगे, इंट्रा यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट लेट फीस वैसे आपको डालने की जरूरत नहीं है लास्ट टेबल में। इंटरेस्ट भी आजकल ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है और लेट फीस भी ऑटोमेटिकली आती है। देखिए यहाँ पे लेट फीस डालने का तो ऑप्शन भी नहीं दे रहा। रीजन यही है कि लेट फीस ऑटोमेटिकली जो है वो ऑटो पॉपुलेट होती है, आप लेट फीस अपने आप से एंटर नहीं कर सकते। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर की लेट फाइल की तो नवंबर में ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली जो है आपका जो लेट फीस है वो वहां पे ऑटो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट है जो आपका आपके अकॉर्डिंग पे करना बनता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से इंटरेस्ट का इशू आता है तो डिपार्टमेंट यहाँ पे उसको ऑटो पॉपुलेट भी कर देगा। ठीक है जी, तो ये सभी की सभी 6 टेबल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर ये 6 के 6 टेबल्स आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को पेमेंट से रिलेटेड भी बताऊंगी कि किस तरीके से 3B की पेमेंट करनी है। जीएसटीआर 1 का भी मैं आपको बहुत डिटेल्ड वीडियो, इसके अलावा जो मैंने पहले शेयर किया था उसके अलावा एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत जल्द। तो मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में। Thank you. Bye bye. Take care, everyone.